हाँ, सो इंट्रोडक्शन के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ वेव्स। कितने कितने टाइप्स के वेव्स हैं, तो ध्यान से समझना, क्योंकि समझना ही इंपॉर्टेंट है। आगे सपोज हम वर्ड, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आगे हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कौन सा वेव, मतलब तुम सभी वेव को सिर्फ ऐसे 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 होगा वो वेव है, इट्स नॉट लाइक दैट, सब अलग अलग टाइप है। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव उसका अलग मीनिंग है, ट्रांसवर्स वेव उसका अलग मीनिंग है सारे वेव्स, लेकिन मीनिंग के वाइज मतलब अकॉर्डिंगली कैसे वो हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसके नेमिंग्स डिफरेंट है। कोई नहीं अच्छा चलो, तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, के मीडियम के बेस पे भी इसके टाइप है। तो मीडियम के बेस पे इसके कितने टाइप है? 2 टाइप्स है। ओके, कौन से 2 टाइप? एक जिसमें मीडियम की जरूरत है और दूसरा जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि पानी है, तो पानी में अगर तुम्हें वेव प्रोड्यूस करना हो तो पानी के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पानी में अगर वेव प्रोड्यूस करना है तो पानी नहीं होगा तो वेव्स कहां से प्रोड्यूस होगा? लाइक दैट। ओके, तो मटेरियल इज रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड है। ओके, अंडरस्टूड। जैसे कि साउंड वेव, तो साउंड वेव के लिए मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए? मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, पक्का? तो अगर मीडियम ना हो तो सुनाई नहीं देगा क्या? करेक्ट। ओके, सो साउंड वेव है, सपोज हम स्पेस में चले गए और ये लेक्चर स्पेस में हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूं तो वो तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स ही तो एनर्जी गेन करके, एनर्जी लूज करके पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वहां तक, मतलब मेरे से तुम्हारे तक। ओके, लेकिन पार्टिकल्स ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तो एनर्जी ट्रांसफर कौन करेगा? ओके, स्पेस में बड़ा यूज कर सकते हो, कॉपर थ्रेड वाला यूज करते हो। क्या कपूर? वैसे समझे ना? कप और क्या? वो कप के थ्रेड डालते थे। हाँ, यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि लेकिन वहां पर भी तुम यूज करोगे तो भी अंदर पार्टिकल, फिर कप और थ्रेड वाला तुम यूज करो तो वहां पर वो होना चाहिए, एयर होनी चाहिए उतने में। जहां पर तुम सपोज पाइप बना दी, छोटी पाइप बना दी, ये पाइप है ऐसा समझो, यहाँ पर एक कप, यहाँ पर एक कप, यहाँ से बोलोगे यहाँ से सुनोगे, तो ये पाइप में एयर होनी चाहिए, ये पाइप में एयर होनी चाहिए, तभी तो ट्रांसफर होगा, अदरवाइज तो उसके अंदर भी स्पेस है तो ट्रांसफर ही नहीं होगा। ओके, लाइक दैट। हाँ, तो कहने का मीनिंग क्या है? 2 टाइप है। अब ये जो वेव्स के लिए मीडियम जरूरी है वो वेव्स को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। याद रखना, जिसमें मीडियम जरूरी है उसको क्या बोलते हैं? देखो याद कितना सिंपल है, मीडियम जरूरी है तो मैकेनिकल, एम 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 एम, याद रह गया ना। मीडियम अगर जरूरी है वो सारे वेव्स को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव्स। डन। ओके, तो मैकेनिकल वेव्स में कोई पूछे कि कौन सा मैकेनिकल वेव्स कौन सा है, तो जैसे पानी में तुमने वेव्स प्रोड्यूस किए तो वो मैकेनिकल वेव है। ओके, अभी जो दूसरा एग्जांपल दिया था, फिक्स्ड एंड है, रिजिड सपोर्ट है, रोप हमने यहाँ पर फिक्स कर दी और इस साइड से मैंने ऐसे झटका रोप को, तो रोप में भी ऐसे थोड़े बहुत वेव्स प्रोड्यूस हुए, तो यहाँ पर भी रोप होना जरूरी है, रोप नहीं होगी तो होगा नहीं, तो वो भी क्या है? मैकेनिकल वेव्स है। ओके, स्प्रिंग है सपोज, स्प्रिंग, और स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींच के छोड़ दिया तो स्प्रिंग भी हिलती रहेगी, वो हिलती रही, वो भी क्या है? वेव्स है। ओके, वो भी वेव्स है, तो उसके लिए भी स्प्रिंग होना जरूरी है, मतलब वो सारे वेव्स होंगे कौन से? मैकेनिकल वेव्स। और दूसरे होते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, मतलब जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है ही नहीं, इसको क्या बोला जाएगा? आगे सिर्फ नॉन लगा दो, नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसके लिए वो वेव के लिए मीडियम ना होना, मीडियम नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब तो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। पता है ऐसा कोई वेव? मीडियम ही नहीं है फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। हाँ? तो ऐसे वेव्स मीडियम है ही नहीं। करेक्ट। ओके, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसे वेव्स जिसके लिए मीडियम हो तो भी वो आगे बढ़ेंगे और मीडियम ना हो तो भी वो आगे बढ़ेंगे, मीडियम का फर्क ही नहीं पड़ता, ना हो तो भी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर तुम उसको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोल सकते हो। और उसका एग्जाम्पल जो हमें पता ही है, क्या? लाइट।
लाइट आ रही है सन से यहाँ तक, तो वो कैसे कैसे आ रही है लाइट? इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो वेव्स के फॉर्म में आ रही है। लाइट सन से यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, लेकिन उसके बाहर स्पेस में देखो एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी वो तो ट्रैवल करके आ रही है, लाइट वहां भी ट्रैवल करके आ रही है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जितने भी वेव्स है, एक्स रेज, अल्ट्रावायोलेट रेज, विजिबल लाइट रेज, गामा रेज, ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं 12th में। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने भी है, एक्स रेज, इंफ्रारेड, गामा रेज, अल्ट्रावायोलेट रेज, ओके, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सारे के सारे जो रेज है, विजिबल रेज मतलब जो हम देख सके वैसे। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? हम कोई भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब उसके ऊपर लाइट गिरे और लाइट वापस हमारी आंखों में गिरे। ओके, लेकिन ये लाइट गिर रही है, तो लाइट ना गिरे तो लाइट तो गिर रही होगी, लेकिन हमें नहीं पता कि लाइट गिर रही है। क्यों? क्योंकि हम देख कितना सकते हैं, सिर्फ उसकी रेंज है, वो सब हम 12th में पढ़ेंगे। उसकी रेंज है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो सपोज 10⁻⁻4 × 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 8 × 10⁻⁻10 मीटर जितनी होनी चाहिए उसकी वेवलेंथ, तो ही हम देख पाएंगे, नहीं तो हम देख पाएंगे नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे। जैसे देखो इंफ्रारेड, वाईफाई देखो, वाईफाई ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वाईफाई को देख सकते हैं क्या? जैसे वाईफाई यहाँ पर शुरू है और हमारे मोबाइल में वाईफाई से किसी के फोन में चल रहा है, और यहाँ वाईफाई से हमारे फोन में डेटा चल रहा है, तो हम देख सकते हैं क्या कि कहाँ है ये? देखो ये आया, नहीं देख सकते। हम एक फोन से दूसरे को फोन कर रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें यहाँ से ही फोन कर रहा हूँ, तो यहाँ से सैटेलाइट पर जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सैटेलाइट से वापस तुम्हारे फोन पे आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये दिखते हैं क्या? हमें दिखते हैं क्या? अभी नहीं दिखते, नेक्ड आई से नहीं दिखते। क्यों? हमारी आंखों की कैपेसिटी के बाहर का है। तो हमारी आंखों की कैपेसिटी है, रेंज है, वो उतने ही रेंज में हम देख सकते हैं। जैसे साउंड हमने पढ़ा था 9th में, तो उसमें भी हमने देखा था, याद हो तो, कि हम सारी आवाजें नहीं सुन सकते। याद है? हम 20 किलोहर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली ही आवाज सुन सकते हैं। उससे कम या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज हम नहीं सुन सकते। फिर उसमें एग्जांपल था कि उससे कम वाली आवाज डॉल्फिन सुन सकती है, एलिफेंट सुन सकते हैं, ऐसा सब था, पता है? ओके, तो मतलब ये कान की भी कैपेसिटी हो गई आंखों की कैपेसिटी, हम सब कुछ देख नहीं। अभी देखो हमारे बीच में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजिकली कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरियाज हम लोगों के बीच में है। हमें दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा है नहीं दिखाई दे रहे, नहीं तो हम सांस भी नहीं ले पाते। ऐसे अबे 100 अंदर चले गए, हाँ तो चले ही जाएंगे, वो जा रहे हैं कंटिन्यूअसली अंदर। हम खा रहे हैं तो भी अंदर जा रहे हैं। पता है जैनिज्म में और हमारे स्क्रिप्चर्स में इवनिंग में सनसेट के बाद खाना खाने का क्यों मना किया है? खाना खाना हो तो इवनिंग तक खा लो, सनसेट तक खा लो, क्यों पता है? नहीं पता होगा। वो इसलिए क्योंकि इवनिंग के बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो घुस जाते हैं खाने के अंदर, हमारे खाने के अंदर। मतलब हम खाने के साथ साथ उनको भी खा रहे हैं, क्योंकि हम तो डिनर 7:38 तक तो हमारा क्लास ही होता है ये तो हमारे अपनी बात की, लेकिन क्लास ना हो तो भी, आज क्लास नहीं है तो क्या आज तुम थोड़ी सनसेट पे खा लोगे तो ये तो कहने की बात है। ओके, लेकिन ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये बहुत तुम डीप डाउन जाओगे तब पता चलेगा। ओके, नहीं तो कोई बताएगा नहीं। क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं है, वो चेक करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं, कोई प्रूव नहीं कर सकता कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने में गए। और हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, सब कुछ स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। तो वही तो, साइंस अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। जैसे वो नहीं हनुमान चालीसा की बात हुई थी कि तुलसीदास जी ने कब हनुमान चालीसा में बोल दिया कि यहाँ से सन का डिस्टेंस कितना है, तो हनुमान जी एप्पल समझ के खाने चले गए थे। तो वो जितना डिस्टेंस लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में, साइंटिस्ट को तो पता अभी अभी चला, ओके, कि कितना डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, और वो डिस्टेंस निकाला तो वो एग्जैक्ट आया जितना तुलसीदास जी ने 500-600 इयर्स पहले बता दिया था कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है। वो नहीं है पूरा एक दोहा
मधुर फल जानू ऐसे, ओके पूरा योजन, ऐसे योजन वाला, तो एक योजन मतलब कितने किलोमीटर एंड ऑल पूरा डिस्कस्ड है अगर तुम पढ़ो तो। ओके तो दैट इज द साइंस। अभी साइंस वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था, अभी हुआ, तो फिर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो ये बात भी स्पिरिचुअल साइंस की है। जैसे कि साइंस को पता ही नहीं था कि 9 प्लैनेट्स है, साइंस को नहीं पता था कि 9 प्लैनेट्स है, वो भी सब कुछ अभी पता चला 100-200 ईयर्स में। और हम तो 9 ग्रह की पूजा कितने लाखों सालों से करते हैं 9 ग्रह की पूजा। ओके सो डिफरेंट चीज़ें हैं। और 9 ग्रह में हम प्लूटो को ग्रह तो गिनते ही नहीं थे। उन लोग ने अभी 2006 में बोला कि प्लूटो अब हमारी प्लेनेट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, तो हम प्लूटो को नहीं गिनेंगे। ओके लेकिन वो उनकी डेफिनेशन में नहीं आया, हम तो पहले से ही नहीं गिन रहे पहले से ही नहीं गिन रहे, हम तो मून को गिन रहे हैं प्लेनेट। हमारे स्क्रिप्चर्स में 9 ग्रह में हमारे चंद्रदेव है एक, मंगल देव मतलब हमारा मार्स, ओके फिर सन गॉड तो है ही, सारे हैं। बृहस्पति मतलब गुरु मतलब जुपिटर, ओके शुक्र, ये शुक्र मतलब वो उनके गुरु शुक्राचार्य, नाम सुना होगा, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। ओके तो वो शुक्राचार्य, शंकराचार्य नहीं है, शुक्राचार्य अलग अलग है। ओके तो ये सब एज अ एंटिटी भी है और एज अ प्लेनेट भी है, वो सब बहुत डीप डाउन है, लेकिन ये तो बात आई इसलिए बता दिया। तो ये सब हम देख सकते नहीं है, सुन सकते नहीं है, तो ये सारी क्या है हमारी लिमिटेशंस है। तो जो अब वापस सिलेबस पे आ जाते हैं, तो ऐसे मीडियम मतलब जो मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर सके वो कौन है? हमारा नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसका नाम है फॉर एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें फिर डिटेल में नाम बताओ तो कोई भी लिख दो तुम, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जो हम बोलते हैं ना कि वो ओजोन लेयर डेप्लीशन हुआ, फिर अल्ट्रावायलेट रेज से हमें रैशेस हो गए थे 2004 में ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा। ओजोन लेयर डिप्लीशन हम पढ़े थे O3, वो वहाँ पे पूरा का पूरा लेयर चला गया तो सन रेज डायरेक्टली आ रहे थे। तो वो क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब ये यूवी रेज, वो भी हम देख नहीं सकते लेकिन उसकी इफेक्ट होती है। देख नहीं सकते लेकिन उसकी इफेक्ट होती है। वैसा ही है, वाईफाई के रेज को हम कहाँ देख सकते हैं, फोन के रेज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कहाँ देख सकते हैं, लेकिन उसकी इफेक्ट तो हम कर रहे हैं। साइंस अभी उतना भी आगे नहीं बढ़ा है कि हमें जितना पता है वो सारा का सारा एक्सप्लेन कर दे। तो अभी हम स्पिरिचुअल साइंस और मटेरियलिस्टिक साइंस की कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ जितना आया उतना डिस्कस कर रहे हैं। देन तो ये पहला टाइप समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। एक होता है मैकेनिकल वेव्स और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीडियम वाले वेव्स तो सारे के सारे मीडियम वाले वेव्स ही है, जैसे कि साउंड वेव्स बोल दो। ओके तो साउंड वेव्स के लिए भी मीडियम नेसेसरी है, दैट इज मैकेनिकल। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी नाम दे सकते हो तुम, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, कुछ भी। ओके तो ये पहला हो गया। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल, कि ये जो पार्टिकल है वो कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि पार्टिकल ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन वैसे मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, और पार्टिकल ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे ऐसे करके मूव कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे टाइप्स हैं। तो अगर हमारे पार्टिकल्स ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मतलब वेव्स की डायरेक्शन फिक्स है, इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन कैसे जाएंगे? थोड़ा टू थोड़ा फ्रो, थोड़ा टू थोड़ा फ्रो, बढ़ तो आगे ही रहे लेकिन आगे पीछे होते 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो वो वेव्स को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे वेव नहीं, ऊपर नीचे मोशन नहीं कर रहे हैं, अप एंड डाउन मोशन नहीं कर रहे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब टू ज्यादा है और फ्रो कम है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। अगर हर बार सेम टू और सेम फ्रो में गए तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हो? अगर मैं 2 मीटर आगे बढ़ा और 2 मीटर वापस पीछे चला गया, मतलब टोटल 4 मीटर, यहाँ मीन पोजीशन से 2 मीटर आगे बढ़ा और 4 मीटर पीछे चला गया, ओके, और या फिर 2 मीटर आगे बढ़ा और 2 मीटर पीछे चला गया, तो जहां था वहीं रहा। फिर से 2 मीटर आगे, 2 मीटर पीछे, फिर से जहां था वहां। तो एक्चुअल में क्या होगा? टू एंड फ्रो मोशन तो होगी, लेकिन आगे ज्यादा होगा और कम पीछे कम होगा। मतलब 2 मीटर आगे बढ़े और 1 मीटर पीछे गए तो 1 मीटर तो आगे बढ़े, फिर से 2 मीटर 1 मीटर, दूसरा मीटर आगे बढ़े, तो टू एंड फ्रो ऐसे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास, ऐसे स्प्रिंग है, तो ये तो ऐसा तो खिलौना भी मिलता है, याद हो तो अभी मेले में मिलता है, ऐसे करते हैं ऐसे, ओके छोटे बच्चे ऐसे यूज करते हैं। तो कलर डिफरेंट कलर वाला होता है, ओके। स्लिंकी, क्या बोलते हैं? स्लिंकी, स्लिंकी, अच्छा।
तो स्प्रिंग जैसा ही दिखता है लेकिन बड़ा होता है, ऐसे बड़ा होता है, खेलते हैं छोटे बच्चे। तो ये ऐसे करेंगे तो वो ऐसे 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 होगा। ये हमने पढ़ा था कंप्रेक्शन, रेरफैक्शन, एक्सपांशन, ऐसे पढ़ा था ना साउंड में 9th में। तो वैसा ही मतलब कहने का मीनिंग है पार्टिकल ऐसे आगे पीछे ऐसे होके एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और दूसरे होते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब जो हम पढ़ते हैं वो पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग को मैंने ऐसे झटक दिया, तो ऐसे झटक दिया तो ये एनर्जी इसमें वेव्स प्रोड्यूस होगी। ओके, तो हम जो अभी वेव्स ऐसे 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 करके दिखा के पढ़ रहे थे वो एक्चुअली कौन से थे? ट्रांसवर्स वेव्स। तो मतलब क्या, ट्रांसवर्स वेव में भी वेव डायरेक्शन कौन सी है? सपोज यहाँ पे बात करें तो वेव डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स, लेकिन पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। यहाँ पर वेव की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स। और पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? वही पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स में ही। अंडरस्टूड हिमांशु? चलो डन। हिमांशु कुछ ट्राई तो करो, पानी ज्यादा पियो, जगह चेंज कर लो, नहीं तो ये फिर चलता जाएगा, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है। जगह चेंज करो थोड़ा। ये देखो मैंने जैकेट पहना हुआ है, गर्मी लग रही है फिर भी। ओके, तो मैंने वो नींद आ रही है इसलिए पहना। ओके, लेकिन ऐसा कुछ करो कि वो हमारी जो कंफर्ट है ना, कंफर्ट में नींद आती है तो कंफर्ट हमें ना रहे। ओके, जैसे कि तुमने ऐसे बहुत ही टाइट पैंट पहना हुआ है, बेल्ट बहुत ज्यादा ही टाइट हो गया है, तो अभी तो कंफर्टेबल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ऐसे पढ़ तो रहे लेकिन यार थोड़ा ये ऐसे चेयर के नीचे, मतलब तुम्हारा सीट के पास कुछ ऐसे पेन बेन रखे, ये क्या है यार? अनकंफर्टेबल, तो वो फिर सोने नहीं देगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कुछ रखो चेयर के नीचे, लेकिन पानी वानी पी लो, थोड़ा जैकेट वैकेट, कपड़े वपड़े, तो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्योंकि अभी जैसे अभी तुम लोग आए तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 12th में हम फिर ऐसे आफ्टरनून में ही टाइम रखेंगे। ओके, सो दैट हम तुम्हें फिर प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि टाइमिंग कभी भी होगा, बोर्ड का ऐसा फिक्स नहीं है। जनरली ऐसा सुबह होता है लेकिन इवनिंग की शिफ्ट भी होती है। ओके, जीएससीबी की इवनिंग की शिफ्ट है 3:30 to 6:30 ऐसे। ओके, तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी ऐसे डबल शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी। तो जनरली हमें ऐसा ही रहना है कि हमें सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक नींद ना आए, वैसे अपने बॉडी को ट्रेन करें। और बॉडी ट्रेन एक वीक में, एक मंथ में नहीं होती है, पहले से सब कुछ हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। हैंड राइटिंग इंप्रूव करने हो तो पहले से करने पड़ेंगे। एग्जाम के आगे आगे हम करने बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, हैंड राइटिंग इंप्रूव करेंगे, नहीं होगा। तुमने 10th में करके देख लिया, ओके, नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। 21 days वाला कहते हैं। वो 21 डेज बोलते हैं वो हैबिट डालने के लिए, लेकिन वो 21 डेज में जो तुमने हैबिट डाली वो कितनी लॉन्ग जाती है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला उसका हर्डल क्या होता है पता है? 21 के बाद 72 डेज। तो 21 से 72 पर पहुंच के दिखाओ, फिर 72 पर पहुंचे तो नेक्स्ट हर्डल होता है 90 डेज। फिर 90 डेज पर पहुंच गए तो अब फिर से नेक्स्ट 90 डेज, वैसे कंटिन्यूअस करो जितना लॉन्ग हो सके उतना, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ तुम्हें हैबिट हो गई। ओके, मतलब ऑटोमेटिक होना चाहिए। फिर जैसे तुम्हें अगर रोज तुम अलार्म रख के सो रहे हो, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, रोज अलार्म रख रहे हो, रोज अलार्म रख रहे हो। ओके, 3 महीने से ऐसा कर रहे हो, रोज अलार्म रख रहे हो। जिस दिन अलार्म रखना भूल गए उस दिन तुम 5 बजे नहीं उठे, तो मतलब अभी तुम्हें हैबिट नहीं हुई है, भले ही 3 महीने हो गए। लेकिन अब तुम्हारे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम रात के 3 बजे सोओगे तो भी तुम्हें 5 बजे नींद खुल जाएगी। तो अब बोल सकते हैं कि हाँ तुम्हारी बॉडी हैबिचुएटेड हो गई है 5 बजे उठने के लिए। भले ही तुम रात के 3 बजे सो गए, 2 ही घंटे की नींद ली, फिर भी 5 बजे उठ गए मतलब बाई फोर्स नहीं, नेचुरली अब तुम्हें नींद नहीं आएगी। उस टाइम पर नींद आ ही नहीं सकती। हाँ, वापस शायद 7-8 बजे वापस आ जाए, लेकिन 5 बजे नहीं आएगी, क्योंकि रोज सुबह 5 बजे तुम उठ जाते हो। ओके, तो तब माना जाएगा कि हाँ हैबिट हो गई। ओके, सो प्रिपेयर लाइक दैट। ये टाइप भी समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन, मतलब एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे 2 नेम है, एक तो है प्रोग्रेसिव वेव्स और दूसरा है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। ओके, तो क्या है दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ। प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब क्या कि वेव्स की जो डायरेक्शन है, एनर्जी उस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रही है।
जैसे वेव्स की डायरेक्शन ये है, तो एनर्जी यहाँ से उस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ये है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब किसी के अंदर घुसना, प्रोपेगेट करना मतलब क्या, घुस जाना। ओके, तो प्रोपेगेट कर रही है, तो कहाँ प्रोपेगेट कर रही है, मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है, तो एनर्जी कहाँ जा रही है, ये मीडियम में प्रोपेगेट करके आगे बढ़ रही है, तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स। लेकिन एक होता है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, मतलब कि वही सेम एग्जांपल, क्या यहाँ पर क्या है मेरा फिक्स्ड सपोर्ट, यहाँ दूसरा फिक्स्ड सपोर्ट, और इसके बीच में मैंने रोप ले ली है, एकदम टाइटली रोप बांध दी है। ओके, दो फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में रोप बांध दी है। अब मैं ये रोप को ऐसे पकड़ रहा हूँ और ऐसे करके झटक रहा हूँ उसको, जैसे कि गिटार का वायर एकदम टाइटली बांधा हुआ है और उसको तुम ऐसे झटक रहे हो, तो वो कैसे बजेगा, वाइब्रेट होगा। ओके, तो वो क्या है, वो वेव्स है। ओके, तो वो गिटार में तुम जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो वेव्स कौन सा है, स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि वो ये फिक्स्ड सपोर्ट के बाहर नहीं जा सकता, ये फिक्स्ड सपोर्ट है, उसके बाहर ये भले ही कितना जोर से तुम झटको, लेकिन ये एनर्जी ये सपोर्ट के बाहर नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने ये एक फिक्स्ड सपोर्ट रखा है, ये ऐसा समझो ये सपोर्ट नहीं है और यहाँ पर एक फिक्स्ड सपोर्ट है। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, मैं ये रोप को बहुत ही ज्यादा जोर से हिलाऊं, बहुत ज्यादा जोर से, तो क्या होगा, बहुत बड़ा वेव्स क्रिएट होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ टकराएगा, अब आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ टकराएगा, फिर से रिवर्स जाएगा और ऐसे हिलता ही जाएगा, हिलता ही जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो यहाँ पर एनर्जी ये दो फिक्स्ड सपोर्ट के बाहर नहीं जा सकती, दैट्स वाई यहाँ पर है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। वेयरएज इधर तुम जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया दोनों के बीच में। देखो वर्ड समझने हैं सिर्फ, इसीलिए हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। प्रोग्रेसिव वेव मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, नो लिमिट, जितनी ज्यादा दोगे उतनी एनर्जी जाएगी, कोई लिमिट नहीं है। वेयर स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी ट्रांसमिट बिटवीन दी टू फिक्स्ड सपोर्ट्स, उनको क्रॉस करके आगे बढ़ सकती नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया पक्का। अगर मान लो कि ये ऐसा सेटअप तुमने कर दिया स्पेस में और से वैक्यूम में, और फिर तुम ऐसे वैक्यूम लेकर तुम ऐसा समझो कि स्पेस में जाके गिटार बजा रहे हो। ओके, जैसे ही तुमने इसको ऐसे झटका तो वो ऐसे वेव्स बना। अब वैक्यूम है ना, तो वहां पे एयर नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो वो ऐसे ही रहेगा, बजता ही जाएगा। तो गिटार बजाने वाले को पूछना, उसको नहीं पता होगा। अगर तुम स्पेस में जाके ऐसे गिटार को बजाओगे तो वो वाइब्रेट होगा। अब वाइब्रेट होगा ना, तो वो वाइब्रेट होता ही जाएगा, तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, वो भाई साहब रुको, तब रुकेगा, नहीं तो वो रुकेगा ही नहीं, ऐसे ही होता जाएगा। वो तार, वो वायर वाइब्रेट ही होता रहेगा। क्यों? क्योंकि रोकने वाली एयर है फ्रिक्शन से, और एयर वहां पर है नहीं। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया? ओके, सो दैट इज स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। एंड नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के बेस पर भी वेव्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये तो सिंपल है, देखो जैसे अभी मैंने वन फिक्स्ड सपोर्ट के साथ रोप का एग्जांपल दिया था, तो वन फिक्स्ड सपोर्ट रोप और मैंने ऐसे झटका, तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी वेव्स। कौन सी? प्लस एक्स और माइनस एक्स, एक ही डायरेक्शन है, एक लाइन में। ओके, तो वन डायरेक्शनल वेव। लेकिन पानी है, स्टेशनरी पानी है, लैंड है, लैंड बोल रहा हूँ, लैंड नहीं, लेक है। ओके, लेक है और पॉन्ड है, मैंने लेक और कुछ मिक्स कर दिया, लेक और पॉन्ड को मिक्स कर दिया, इसलिए मैंने लैंड बोल दिया। अच्छा, तो हमारे पास लेक है, ओके, उसमें स्टेशनरी वाटर है और मैंने ऐसे पत्थर मारा, तो देखो एनर्जी कहाँ जा रही है, चारों डायरेक्शन में ऐसे वेव्स प्रोड्यूस, जो भी वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो सभी डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे अगर मैंने पत्थर लगाया तो ये वेव्स इस डायरेक्शन में भी गया, इस डायरेक्शन में भी गया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये दिखाई है सिर्फ इतनी नहीं, सभी डायरेक्शन में वो वेव्स प्रोड्यूस होंगे। डन। तो ये वेव्स कौन से है? टू डायमेंशनल। क्यों टू डायमेंशनल? क्योंकि थर्ड डायमेंशन यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं है। कैसे? जैसे कि वेव्स, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और मैंने पत्थर मारा, तो क्या वो वेव्स यहाँ पे एयर में, ये ऊपर की डायरेक्शन में बजाएगा क्या? नहीं जाएगा। से पानी भरा हुआ है, वेव्स, तो वेव्स वो प्लेन में, वो XY जो प्लेन है, वो प्लेन में सभी डायरेक्शन में वेव्स जाएंगे। ओके, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जाएंगे।
समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे ऐसा समझो कि मेरे यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तुम लोग भी खड़े हो जाओ नहीं तो डूब जाओगे, तो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एनर्जी मतलब क्रिएट की, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर है वो कहाँ जाएगा? वेव्स कैसे बनेंगे? यहाँ मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ना, तो वहां से वेव्स तुम्हारे पास आएगा, वहां से वेव्स मेरे पास आएगा, तो ये ऐसे ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे भी ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ये पूरा ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ से ऐसे सीधा वैसे वैसे ऐसे ही ट्रांसफर करेगा। लेकिन क्या ऐसी ये एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होगी क्या? नहीं होगी। ऊपर कहां से जाएगा? ऊपर तो पानी नहीं है, तो जाएगा कहां से? ऊपर तो एयर है। अंडरस्टूड? तो दो डायरेक्शन में जा रहा है, दो डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल वेव्स। और एक होता है सिंपल थ्री डायमेंशनल वेव्स। तो ये बल्ब, अब देखो बल्ब के लिए टू डायमेंशनल जैसा कुछ है ही नहीं, वो तो 2D में तो जा ही रहा है, लेकिन 3D में भी जा रहा है, 3D में भी जा रहा है। बल्ब अगर हमने यहाँ पर यही जगह पर, जैसे मैंने पत्थर मारा था वही जगह पर मैंने बल्ब रख दिया, तो बल्ब की लाइट तो ऊपर भी जा रही है, ये प्लेन में भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, 3 डायमेंशनल जा रही है। वेरेज यहाँ पत्थर लगाया था डिस्टर्बेंस, तो वो डिस्टर्बेंस से जो वेव क्रिएट हुआ वो वेव तो ऊपर नहीं जा रहा था। सिंपल। तो वेव जितनी डायरेक्शन में ट्रैवल करे उसी के अकॉर्डिंगली उसके टाइप है। तो ये एग्जांपल शायद पूछ ले, एग्जांपल तुम्हें दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी टाइप का वेव है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। और जनरली ऐसा कुछ पूछ लेंगे कि पानी में तुमने पत्थर मारा तो वो कौन सी टाइप का वेव है डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। और अगर तुमने बल्ब जलाया, ओके, तो बल्ब जलाया मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट है ना, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो एक डायरेक्शन में थोड़ी जाएगा, सभी डायरेक्शन में जाएगा। अभी मैं थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई मेरे पास वो मेले में मिलती है, वो है लेजर लाइट, तो वो ये तीनों में से कौन सी टाइप में आएगा? 1 डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शनल और 3 डायमेंशनल। वो मेले में मिलता है ना लेजर लाइट, वो ऐसे नाम बोले तो भी किसी के मुंह पे मारते हैं, तो वो 1 डायमेंशनल, क्योंकि वो लाइट एक ही डायरेक्शन में जाएगी। मैं ऐसे ऐसे लाइट मार रहा हूं तो वो ऐसे ही जाएगी सीधी, जैसे टीशा के पास जाएगी, इधर नहीं जाएगी, या नीचे भी नहीं जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी। लेकिन उसी की जगह मैंने एलईडी ही लगाई है, लेकिन ये लेजर लाइट वाली एलईडी नहीं लगाई है, ये भी एलईडी बल्ब है, ऐसे एलईडी बल्ब यहाँ रख दिया। अब तो वो सब अभी ये 3 डायमेंशनल हो गया। डन। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन और टूल्स व्हाट यू आर यूजिंग, तुम्हें ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऐसे आंख बंद करके लाइट मतलब 3 डायमेंशनल ऐसा भी याद मत रखना, देखना के बाद किसकी कर रहा है। तो लेजर लाइट तो वो तो 1 डायरेक्शनल है, वहां पर तुम 3 डायमेंशनल लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। जैसे ऐसा कोई भी एग्जांपल बना ले, जैसे हमने बोला कि बल्ब है 3 डायमेंशनल है, लेकिन बल्ब को रखा ही ऐसा गया है कि दूसरी डायरेक्शन में वो लाइट वेव जाएगी ही नहीं। जैसे कि मैं याद करूं तो यस याद आ जाएगा, आ गया। ओके। जैसे कि हमारी कार की हेडलाइट, तो ये जो कार की हेडलाइट होती है, तो यहाँ पे बल्ब है, कार की हेडलाइट में क्या होता है? सपोज ये हमारी गाड़ी है, बहुत ही खराब ड्रॉ करूंगा, पहले से बता दे रहा हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ पर सपोज हमारी ये हेडलाइट है, ये हेडलाइट में ये है मेरा बल्ब। डन। ओके, ये बल्ब है येलो कलर का, तो होगा क्या? बल्ब तो 3 डायमेंशनल रेडिएशन करेगा, तो यहां से 3 डायमेंशनल रेडिएशन करेगा, लेकिन वो जाएगा सिर्फ इस डायरेक्शन में। क्यों? ये पीछे ये ब्लू कलर का है ना, वो क्या है पता है? कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर। वो 10th चैप्टर में, 10th में हमने पढ़ा ना, 9th चैप्टर, व्हाटएवर जो भी चैप्टर हो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, सारे के सारे लेंस और मिरर पढ़े, वो वापस पढ़ने हैं हमें 12th में। ओके, उसका थोड़ा डिटेल वो पढ़, देखो कितना इजी है 11th 12th, कितनी सारी चीजें 9th 10th की रिपीट हो रही है, कितनी सारी चीजें। अभी 9th 10th अगर पक्का ना हो तो फिर वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कितनी, कॉमर्स में ऐसा नहीं है, आर्ट्स में ऐसा नहीं है, उसमें अगर तुम जो 10th तक पढ़े तो वो कुछ रिपीट नहीं होता, उनको सब नया ही है। और हमारा कितना ज्यादा साइंस में रिपीट हो रहा है,
फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इवन बायो का भी होगा ही मोस्टली। ओके, कितना कुछ 8, 9, 10 के साइंस का रिपीट हो रहा है, क्योंकि साइंस पढ़े थे तुम, वही साइंस केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से बन के जो पूरी एक बुक थी, वो एक बुक की जगह 3 अलग अलग सब्जेक्ट कर दिए, लेकिन है वही चीज। लेकिन भाई तुम स्टैटिस्टिक्स में एक मैथ्स में एक चैप्टर पढ़े थे स्टैटिस्टिक्स, अब वो पूरा सब्जेक्ट आएगा कॉमर्स लिया तो वो डिफरेंट है फिर। ओके, तो उनके लिए बहुत सारी नई चीज है। जैसे 9th तक तुम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े थे, लेकिन 10th में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़े। ओके, अब 10th में पढ़ लिया और अभी 11th में पढ़ रहे हो तो उतना नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत तो यार हाँ पता है यार, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इतना मोटा मोटा तो पता है। लेकिन जब 10th में ये याद करना था तब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो भी अच्छा है, तुम्हें याद अच्छे से रह जाए। ओके, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, कॉन्केव मिरर। तो भले ही 3 डायमेंशनली जाएगा, लाइट रेडिएशन 3 डायमेंशनली जाएगा क्योंकि बल्ब लगाया हुआ है, लेकिन वो लाइट देखो 3 डायमेंशनली लाइट ट्रैवल होगी, तो हमें थोड़ी पीछे वाले को थोड़ी लाइट मारनी है, हमें तो हेडलाइट तो गाड़ी के आगे लगाई हुई होती है, साइड में भी नहीं चाहिए हमें हमें तो ऐसे सीधे ही चाहिए। ओके, तो वो भी कौन सी होगी, 1 डायमेंशनली होगी। समझ में आया? तो ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ ऐसे कार की हेडलाइट है, उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन कौन सी टाइप में होंगे। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड ऑल 3 या नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ भी लिख दे। तो फिर वहां पर ऐसे आंख बंद करके, बल्ब है ना 3 डायमेंशनल, नहीं वैसा नहीं, जैसे एलईडी लेजर लाइट जैसे टॉर्च, तो टॉर्च में भी देखो 1 डायमेंशनली है, टॉर्च यहाँ चलाओगे तो यही लाइट मिलेगी ना भाई, वाई और जेड में थोड़ी लाइट मिलेगी। अंडरस्टूड? तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू आंसर। तो सिंपल था, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, दैट्स इट। इतने टाइप्स है वेव्स के, ये सारी टर्म्स ये करेंगे, ये अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। टाइप समझ लिए पहले मीडियम के बेस पे। तो मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। ओके, जरूरी है वो कौन सा, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल में मीडियम जरूरी है। अच्छा, यस, ओके। तो पहला मीडियम के बेस पे, देन दूसरा वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स, तो आगे पीछे मूव कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल, और ऊपर नीचे मूव कर रहे हो तो ट्रांसवर्स। फिर प्रोपगेशंस, मतलब कैसे, डायरेक्शंस ऑफ द एनर्जी, यहाँ पे डायरेक्शंस ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट था, अभी डायरेक्शंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो सीधा सीधा तुम ट्रांसफर करते ही जा रहे हो तो वो प्रोपगेशन वेव है। ओके, और तुमने फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में अगर एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो तो वो है स्टैंडिंग, या स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। एंड लास्टली डायरेक्शन के बेस पे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। एटलीस्ट जब भी हम वर्ड यूज करें कि ट्रांसवर्स वेव्स, प्रोपगेशंस वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, तो तुम्हें फिर ऐसा नहीं, ये क्या है भाई स्टैंडिंग वेव्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, स्टैंडिंग वेव्स मतलब फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वहां पे वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, दैट्स इट। गिटार याद रखो ना, स्टैंडिंग वेव मतलब गिटार। डन, समझ में आ गया? पक्का? दैट्स इट। तो फिर आगे हमें जो हमें पता ही है वही सारी चीजें देखनी है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सब कुछ चीजें हमें पता ही है, ऑसिलेशंस में भी हम पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े थे, फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे।